हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय जो कंपनियां जो भारत में आई थी वह एक व्यापार के तौर से आई थी। जो कंपनी उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, जो यूरोप से कंपनी आ रही थी, और कंपनी जो थी वो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस और स्वीडिश, जो ये सब आए थे यूरोप से। और ये सब यूरोप, मान लीजिए ये हमारा एशिया है, एशिया, और एशिया में हमारा क्या हो गया, भारत। एशिया में भारत, और जो यूरोप है, यूरोप एक महाद्वीप, एक एशिया महाद्वीप है। और जितने भी कंपनी आई थी, ये कंपनी सब यूरोप से आई थी। जो भारत में आई थी ये कंपनी, जो ये सब यूरोप से आई थी एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप का भारत में, भारत एक देश जो है, यहाँ पर वो आती है व्यापार के तौर से। और जब यहाँ पर आने के बाद वह देखते हैं कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ का जो रहन सहन कैसा है, यहाँ के वो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और समझने के बाद अपने एक कंपनी की स्थापना करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वह कब्जा भी कर लेते हैं, जो आगे चलकर भारत के निवासी को गुलाम बना देते हैं। तो इसको हम देखेंगे। वास्को डी गामा द्वारा जब खोज की गई थी भारत की सन 1498 में, उसके पहले जो था भारत और यूरोप से व्यापार हो रहा होता है। ऐसा नहीं था कि यूरोप और जो भारत के बीच कोई संबंध नहीं था, संबंध था। लेकिन जो जल मार्ग से खोज किए थे वास्को डी गामा, वहीं से जाना जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। जो भारत तो कोई ऐसा देश, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो खो जाने के बाद उसे खोजा जाए, जो मिल जाए, ऐसा तो था नहीं। ऐसा था कि जो यूरोपी जो इसमें आए थे वास्को डी गामा, वह जा करके अपने यहाँ पर बताए कि एक देश है जिसका नाम भारत है, और वह किस तरह से वहाँ पर रहन सहन है, वह पूरा सिस्टम बताता है अपने यहाँ। उसी से जाना जाता है कि जो भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। जो जा करके अपने यहाँ वो बताता है, यही से हम जानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो सन 1492 में जो कोलंबस निकला था, कहाँ के लिए, भारत की खोज के लिए। इसके पहले हम देखते हैं, कोलंबस के पहले जब भारत और यूरोप के बीच कुछ आवागमन हो रहा होता है, ये हमारा यूरोप हो गया और ये भारत। भारत और यूरोप के बीच पहले भी संबंध था, लेकिन सन 1453 में, सन 1453 में यहाँ पर एक जगह है कस्तूतुनिया। कस्तूतुनिया एक जगह है, उस जगह पर आक्रमण होता है सन 1453 में, जो अरबी और तुर्की के बीच में होता है। और इस युद्ध से जो था भारत और यूरोप का संबंध टूट जाता है। और यहीं से जो है भारत और संबंध जो यूरोप नहीं बना पाता है। यूरोप को पहले ही मालूम था कि एक देश है भारत, जहां पर व्यापार करना काफ़ी अच्छा रहेगा। वह जब भारत में उसमें दौर चल रहा होता है मुगलों का भारत में उस समय दौर चल रहा होता है। तो इस वक्त जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा होता है। लेकिन यूरोप की बात करें, यूरोप उसमें काफ़ी विकसित हो चुका होता है अपने में, और वहाँ पर आधुनिक यूरोप का जो दौर चल रहा होता है, और भारत में मुगलों का मध्यकालीन का जो दौर चल रहा होता है। तो यूरोप जो था वह काफ़ी विकसित हो चुका होता है। वो लोग जो थे नए नए देशों की खोज में लग चुके थे। जो यूरोप को पहले ही मालूम था कि एक जगह है जिसका नाम भारत है, और वो लोग खोज करने के लिए प्रयास करते हैं। तो सन 1492 में कोलंबस निकलता है खोज के लिए भारत के। जैसे
एक छोटे से मैप के थ्रू समझेंगे समझने के लिए। ये हमारा जो द्वीप है, ये हमारा यूरोप हो गया, और ये एशिया, और ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और ये हमारा हो गया उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया है। और यहाँ से जब निकलते हैं यूरोप से, कोलंबस निकलते हैं, तो कोलंबस आकर के पहुँच जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। और जब दक्षिण अमेरिका पहुँचते हैं तो सन 1492 में वह अमेरिका की खोज कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं सन 1498 में निकलते हैं कोलंबस। कोलंबस जब निकलता है यूरोप से, वह इस साइड से आते हुए वह जाकर पहुंचता है भारत में। यूरोप से निकला और यह अफ्रीका को पार करते हुए पहुंचता है भारत में। और जो वास्को डिगामा थे वह जाते हैं भारत में, और जो कोलंबस था वह 92 में ही अमेरिका की खोज कर लिया था। उसके बाद यह पहुंचते हैं भारत में, जो जल मार्ग के द्वारा पहुंचते हैं। और पहुंचते हैं कहाँ पर है, तो हमारे दक्षिण भारत के इलाके में पहुंचते हैं। हमारा ये जो दक्षिण भारत का इलाका है यहाँ पर पहुंचते हैं, जो केरल में। उस समय वह 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। उसके बाद यहीं से वह भारत की खोज के नाम से जानते हैं। वह जब आता है यहाँ की स्थिति देखता है, सब कुछ जानता है, और फिर पहुंचता है यूरोप। वहाँ पर जाने के बाद वह यहाँ की सारी स्थिति को बताता है, और स्थिति को बताने के बाद जो पूरे यूरोप था वहाँ पर पूरा परचम फैल जाता है कि एक देश है भारत, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब यह वास्को डिगामा भारत में आया था तो आने के बाद यहाँ के जो राजा थे, राजा जमोरिन, वह कालीकट के रास्ते से होते हुए आता है। और वहाँ के राजा जो थे वह उनका स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद उनके उपहार में वह बहुत ज़्यादा, वहाँ जो वास्को डिगामा था उसको मसाला, कपड़ा आदि जो थे उनको उपहार देता है। और जब वास्को डिगामा यहाँ से जाता है भारत से, वह अपने यूरोप में पहुँचता है, तो वह जितना यहाँ से लेकर गया था सामान, वह उसका आने जाने का खर्च काट करके वह जब जोड़ता है तो उसके पास टोटल 60% का मुनाफा होता है उसको। वह जितना लागत लगाया था आने और जाने के खर्च को काट करके उसे 60% का मुनाफा होता है। यहीं से वह जान जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां से व्यापार करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वास्को डिगामा बारे में हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो जब पहली बार आता है वास्को डिगामा 98 में, वहाँ से जाने के बाद वह 1498 आता है, और आने के बाद वह सब कुछ समझता है और फिर वापस जाता है। और वापस जाने के बाद जब दोबारा आता है सन 1403 में, वह आने के बाद अपना एक जो है वह स्थान पहुँचता है कालीकट, और कालीकट में ही वह जो है कंपनी की स्थापना करता है। उसके बाद फिर आते हैं, जब पता पाते हैं यूरोप में यह बात फैल चुकी होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम एशिया में हैं, और एशिया महाद्वीप में जैसे भारत कहीं देश में जाकर पता कुछ करके आया, भारत के बाद पता लगेगा पाकिस्तान को, चीन को, तो ये लोग आज नहीं तो कल तो जाना सोचेंगे ही। इसी तरह से जब पुर्तगाल आया, पुर्तगाली आने के बाद वह सब जान गया, जानने के बाद बताया तो डच निकले, और जो डच वहाँ से निकलता है 1595 में वह आता है कहाँ के लिए, भारत के लिए। 1595 में उसे अपने राष्ट्रपति द्वारा, वहाँ के जो डच के राष्ट्रपति थे उनसे अनुमति लेता है 1595 में। लेकिन वह आकर के पहुँच जाता है इंडोनेशिया में वह पहुँचता है, और वहीं पर अपना वो मसाले का व्यापार करने लगता है। वह समझता है कि यही भारत है, लेकिन बाद में उसे वह 1602 ईस्वी में पहुँचता है भारत में। उसके बाद वह आता है तो वह अपना मछलीपट्टनम में वह अपना जो कोठी बनाता है, जो कंपनी डालता है, वह मछलीपट्टनम में। उसके बाद अंग्रेज जो आते हैं वह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। वह 1600 ईस्वी में जो रानी
एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे ऑर्डर लेते हैं। जो कैप्टन हॉकिंस उनसे, डेट आपको याद होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो रानी एलिजाबेथ थी उन्हें ऑर्डर देती हैं, एक बिल पास करती हैं जो कैप्टन हॉकिंस पास करवाते हैं कि हम भारत में व्यापार करेंगे। और उस वक्त वह एक फरमान जारी करते हैं अकबर के लिए, क्योंकि उसमें भारत में मुगल वंश का दौर चल रहा होता है और मुगल वंश में उसमें अकबर थे। अकबर के लिए एक फरमान जारी होता है, लेकिन जब वो पहुंचता है भारत में 1608 में पहुंचता है भारत में, पहुंचने के बाद वह देखता है कि जो अकबर है उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका पुत्र जो है जहांगीर वह मुगल शासक है और उनसे मिलता है। और इस दौर पे वह 1608 में भारत पर अपना कंपनी स्थापित करता है। लेकिन जो बिल पास होता है वह 1600 ईस्वी को पास होता है और जो इनका बिल पास होता है वह 1595 में पास होता है। लेकिन 1602 ईस्वी में ये भारत में आकर के अपना कंपनी स्थापित करते हैं। उसके बाद तीसरे जो आते हैं वो डेनिश आते हैं, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जानते हैं। यह 1600 ईस्वी में आते हैं और अपना कंपनी डाल देते हैं। और उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी भी आते हैं सन 1664 में। 64 में जो इनका बिल पास होता है, लेकिन 1668 में यह अपना कंपनी डालते हैं भारत में। उसके बाद आते हैं स्वीडिश, जो स्वीडिश आते हैं वह 1731 में आते हैं। ये थे इनके आने का क्रम था और कंपनी डालने का क्रम था। और जो कंपनी डालते हैं पहले पुर्तगाल व कालीकट में, और जो डच डालते हैं वह मछलीपट्टनम में। और उसके बाद जो अंग्रेज थे उनके क्रम में देखेंगे कि वो पहले मछलीपट्टनम और फिर सूरत में भी डालते हैं। सूरत में और मछलीपट्टनम में डालने का अंतर क्या है कि जब आता है कैप्टन हॉकिंस वह सन 1608 में वह सूरत में अपना कंपनी स्थापित करवा रहा होता है। तभी होता क्या है कि वो जो उसमें थे जहांगीर और इससे कुछ कहा सुनी हो जाती है, उनसे बहस हो जाता है। और बहस होने के बाद जो था जहांगीर वह बंद करवा देता है, इनका जो कंपनी स्थापित कर रहे थे उसको बंद करवा देता है। यह जो थे कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रोस में भी थे, वो पहुंच जाते हैं सूरत में। और सूरत में वह अपना कंपनी स्थापित करवाने लगते हैं और वहाँ पर कंपनी स्थापित हो जाती है। 1611 में सूरत में इनकी कंपनी बन जाती है। उसके बाद सन 1613 में मछलीपट्टनम में भी अपना कंपनी बना लेते हैं। सूरत में बना रहे होते हैं तभी जहांगीर से और इनसे जो है कुछ बात होती है और बंद करवा देते हैं। लेकिन वह जा कर के मछलीपट्टनम में अपना कंपनी बनवा रहे होते हैं। वहाँ पर बनने के क्रम में यहाँ भी इनका कंपनी बन जाता है। और ये इसी तरह से जो मछलीपट्टनम और सूरत इनकी दो कंपनियां बनती हैं अंग्रेज के। उसके बाद डेनिश जो थे, डेनिश जो आए थे वह आए थे सुल्तानाती में। और जो इनके गवर्नर थे वो थे डहस्तमान जो थे वह इनके गवर्नर थे। उसके बाद बात करें हम फ्रांस की, जो फ्रांस आए थे वह थे सूरत में अपना कंपनी जो डाले थे। और इनके जो गवर्नर थे वो थे कलवर्ट और मार्टिन। ये दो व्यक्ति थे जो आए थे भारत में और अपनी कंपनी 1668 में डालते हैं। उसके बाद थे स्वीडिश जो आए थे गोहनबर्म आए थे। और इनके जो गवर्नर थे वो थे बेलियम यूस्लिक्स जो थे वह इनके गवर्नर थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कब कंपनी, कौन सी कंपनी कब आई और अपना स्थापना कब किया। और कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो आपस में विद्रोह करेंगे और विद्रोह के बाद अंत हो जाएगा। जैसे एक कंपनी डेनिश हो गई, डच हो गया और स्वीडिश हो गई। ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो बंद हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पुर्तगाली के बारे में। तो आइए देखते हैं हम पुर्तगाली के बारे में।
पुर्तगाली में जो व्यक्ति पहले आया था वह था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा यहाँ आया था सन 1498 में। जो अभी हमने देखा कि वह किस तरह से जो आता है भारत में, और आने के क्रम में वह पहुंचता है जो कालीकट के राजा थे, कालीकट के राजा जमोरिन। कालीकट के राजा जो जमोरिन थे वह इसका स्वागत करते हैं, और यह जिस रास्ते से आया था उसका नाम था कैफ ऑफ फूड के कैफ ऑफ फूड के रास्ते से यह भारत आया था। यह जब भारत आता है तो यहाँ की स्थिति वो समझता है, और यहाँ के जो राजा थे, राजा जमोरी, इसका स्वागत करते हैं। इसके स्वागत करने के बाद इसको जो है, यह जो आया था यह भारत में कुछ कार्य करता है। जो भारत में लकड़ी का जो जहाज बनाया था वह वास्को डी गामा ने, उसके बाद इसने तंबाकू की खेती जो भारत में करवाई, और इससे भारत को कई तरह के जो पपीता, गन्ना, इस तरह के कई जो फसलें हैं उसका इसने भारत को यहाँ पर उसके बारे में बताया। उसके बाद जब यह जा रहा था अपने देश, तो यहाँ से जो काली मिर्च है, काली मिर्च वह अधिक मात्रा में यहाँ से लेकर जाता है जो वास्को डी गामा है, और यहाँ से कुछ वस्त्र ले जाता है, कुछ मसालों को लेकर जाता है। और इस तरह से जब वह इस सब काली मिर्च वगैरह जब लेकर जाता है अपने यहाँ यूरोप में, तो वहाँ के जो राजा थे वह सब देखते हैं, इससे ज़्यादा खुश भी होते हैं, और यह सब जो लेकर जाता है बेचता है तो उसका जो 60 गुना मुनाफा भी होता है उसे। और यह जब देखने के बाद वह फिर से आता है जब 1503 में आता है, और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा की 1503 में भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसे यहाँ पर दफन कर दिया जाता है। उसके बाद यह कंपनी जो अपना स्थापित किया था वो मछली हुआ था कोचीन में, या कोचीन में अपना जो है कंपनी की स्थापना करता है। उसके बाद जब वहाँ के राजा को लगने लगता है कि अब हमें भारत पर अपना कंपनी स्थापित कर देना चाहिए, तो वह जो सबसे पहले भेजते हैं अपने वहाँ के गवर्नर, जिसका नाम था अल्फासो डी अल्मेडा। अल्फासो डी अल्मेडा को पहला गवर्नर बना करके जो यूरोपी जो वहाँ के पुर्तगाली के राजा थे वह भेजते हैं अल्फासो डी अल्मेडा को, जो आता है 1505 से लेकर 1509 तक। यह है जो कंपनी का गवर्नर बना रहता है। इसने कंपनी का गवर्नर अल्फासो डी अल्मेडा को कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजते हैं यहाँ के जो राजा थे पुर्तगाल के। इसे जो है इसने यहाँ पर जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की एक पॉलिसी चलाई, जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? तो अल्फासो डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जो 1505 से 1509 के बीच में यह अपना कंपनी का नेतृत्व करता है, और इन्हीं के बीच वह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। इससे बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, या कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वह चलाया था अल्फासो डी अल्मेडा। अब उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरे आते हैं, दूसरे गवर्नर, वो थे अल्फासो डी
अल्फासो डी अल्बुकर्क, ये जो है ये दूसरे गवर्नर थे जो पुर्तगालियों के द्वारा भेजे गए थे। इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो पुर्तगाली कंपनी के वास्तविक संस्थापक अल्फासो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसके पहले जब आए थे अल्फासो डी अल्मेडा जो आए थे वह कंपनी के तौर से आए थे और वह अपना जो कंपनी अच्छी तरह से जो चला नहीं पाते हैं। बाद में जब आते हैं अल्फासो डी अल्बुकर्क, वह करते क्या हैं, या जब आते हैं यह 1509 से 1515 तक 1509 से 1515 तक यह कंपनी का गवर्नर बने रहते हैं। ये करते क्या है कि जो कोचीन थी, कोचीन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। कोचीन जो केरल में, वहां पर इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद इन्होंने किया क्या कि सन 1510 में यह एक अभियान करते हैं जो बीजापुर का अभियान करते हैं, जहां के शासक थे उस समय आदिल शाह। शासक आदिल शाह से जो है संघर्ष करते हैं 1510 में और आदिल शाह को पराजित कर देते हैं। आदिल शाह को पराजित करने के बाद यह जो है गोवा को अपने अंडर ले लेते हैं। कौन? अल्फासो डी अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर जो आदिल शाह वहाँ के शासक थे उनसे यह विद्रोह करते हैं और इस विद्रोह में वह गोवा को अपने अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद ये करते क्या है कि पहला काम तो कोचीन को राजधानी बनाया अल्बुकर्क ने। उसके बाद इसने 1510 में बीजापुर का अभियान किया आदिल शाह से। उसके बाद इसने एक नीति चलाई जिससे विवाह नीति के नाम जानते हैं। विवाह नीति क्या है कि इसने भारत की जो महिलाएं थी उनसे विवाह करने की एक नीति अपनाता है कि जो हमारे पुर्तगाल सैनिक हैं वह भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे और इनसे जो है भेद जानेंगे कि भारत की जो स्थिति यानी कि इनके बारे में हम कैसे पता लगा पाएंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक इतिहास, अन्य ऐसे कई जो उनके परंपराओं में और कार्यकाल है जो इनके किस तरह से हम इनके बारे में जान पाएंगे। वह करते क्या है कि यहाँ की महिलाओं से विवाह करना चालू कर देते हैं इनके भेद जानने के लिए। जब यह बात पहुँचती है कहाँ? पुर्तगाल में। जो पुर्तगाल पहुँचती है बात, तो पुर्तगाल का जो शासक था वह इनसे नाराज हो जाता है और इनको जो है वह सैलरी देना कम कर देता है, क्योंकि उसने कहा था कि आप भारत में कंपनी डालेंगे, कंपनी डालने के बाद वहाँ पर आप व्यापार करेंगे, भारत से और यूरोप से व्यापार करेंगे। लेकिन जब आता है अल्बुकर्क यह देखता है कि हम यहाँ पर अपना शासन कर सकते हैं, क्योंकि बीजापुर को हराने के बाद उसका मनोबल बढ़ जाता है। वह जान जाता है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर शासन करना काफ़ी अच्छा रहेगा और हम आसानी से कर सकते हैं। इसके मन में यह विचार बैठ जाता है और इस तरह से इसने विवाह नीति अपना ली। और जब वहाँ के जो यूरोपी थे वह आकर के भारत के महिलाओं से विवाह करने लगते हैं, तो वह काफ़ी बंधन में बंध जाते हैं। बंधन में बंध जाने के कारण जो है वह अपना कार्य जो है अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो पुर्तगाली राजा थे जो पुर्तगाल में बैठे थे वह इनसे जो है गुस्सा हो जाते हैं और इनको सैलरी देना कम कर देते हैं। और जो है इनका पतन होना, जो पुर्तगालियों का पतन हुआ था, वह सबसे बड़ा कारण माना जाता है विवाह नीति को, कि उसने विवाह नीति अपनाई थी। उसके बाद जब आते हैं अल्फासो डी अल्बुकर्क के जाने के बाद फिर आते हैं नीनो डी कुन्हा।
कौन आते हैं? तो वो आते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आते हैं, शासक बनते हैं, यहाँ का जो गवर्नर बनते हैं पुर्तगाली कंपनी का। वो भी अपना जो है सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, क्योंकि अल्बुकर्क के जरिए पहले से ही हमारा जो है सत्ता खराब हो चुका है। कुन्हा साहब आते हैं, वह काफ़ी समय तक नहीं रह पाते हैं या कुछ कार्य करते हैं। ये करते क्या है कि गोवा को, जो गोवा है वह गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि गोवा को राजधानी किस पुर्तगाली शासक के द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा। उसके बाद नीनो डी कुन्हा करते क्या है कि सन 1535 में दीवा को और 1559 में दमन को, दीवा और दमन को 1535-1559 में अपने अंडर में कर लेते हैं और गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद जब जो पुर्तगाली हैं जो गोवा को अपने अंडर में लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो पुर्तगाली पहले आए थे और जो भारत के स्वतंत्र होने तक थे यहाँ पर जो गए थे सन 1961 में, 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे। इसके पहले जब देश हमारा आज़ाद हो चुका था सन 47 में, तब तक पुर्तगाली भारत में थे और भारत से गए थे 1961 में। जो वो लोग गोवा दीवा दमन को अपने अंडर में किए थे वहाँ से गए नहीं थे आज़ादी होने के बाद तक, और जाते हैं कब? 1961 में, जिसे राजधानी बनाता है अपना नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के बाद एक दो जो गवर्नर और बनते हैं वह काफ़ी अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं, वह धीरे धीरे पतन हो जाता है, क्योंकि वह जब आते हैं देखते रहे इस समय जो दौर चल रहा होता है 1535-59 इस तरह का जो समय चल रहा होता है, वह समय था मुगलों का, जो उस समय काफ़ी साम्राज्य फैल रहा था उस समय, और इस तरह से उन्हीं के बीच में इनका पतन हो जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम थोड़ा देखते हैं डच के बारे में। जब वास्को डी गामा जाता है अपने यहाँ पूरा सिस्टम बताता है, यूरोप में पता या बात फैल जाती है कि एक देश है भारत जहाँ से व्यापार करना काफ़ी अच्छा रहेगा, और वहाँ से जो पुर्तगाल है वह जो है व्यापार कर रहा है, हम भी व्यापार करेंगे। तो वह करता क्या है कि डच एक बिल पास करवाता है अपने यहाँ के जो राजा थे डच के, उनसे वह बिल पास कराता है। जो उनका बिल पास होता है 1595 में, जो बताया जाता है कंपनी की स्थापना होती है 1595 में। यह जो है उनका बिल पास होता है 1595 में, लेकिन जब कंपनी डालते हैं भारत में तो 1602 में डालते हैं। बिल पास हुआ 1595 में, यही से वो लोग जानने लगे कि जो कंपनी की स्थापना हुई वो 95, लेकिन भारत में हुई वह 1602 में ही। और ये लोग जब 1595 में वहाँ से निकलते हैं तो पहुँच जाते हैं थाईलैंड, वो पहुँच जाते हैं इंडोनेशिया। डच 1595 में बिल पास कराते हैं और वह जब निकलते हैं, निकलने के क्रम में पहुंचते हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पहुंचने के बाद वहां से भी ये लोग मसाला का व्यापार करने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि भारत जो है यही है। लेकिन उन्हें जब बाद में पता लगता है कि भारत ये नहीं है, वह फिर से आते हैं 1602 में अपना जो है कंपनी डालते हैं। 1602 में मछलीपट्टनम में वह अपना जो है डालते हैं कंपनी। और जो पहले गवर्नर बनकर आए थे, पहले गवर्नर वो थे बीनिर्च ओ जो थे वह पहले गवर्नर थे डच के।
डच के पहले गवर्नर बीनिच ओजो थे, वह गवर्नर थे। यह मछलीपट्टनम में 1602 में अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, लेकिन उस समय तक 1602 का ऐसा दौर था, उस समय पुर्तगालियों का भी अंत होने लगता है। उसके साथ साथ अंग्रेज भी आ चुके हैं भारत में, और जो है इस दौर में जो है अकबर का दौर चल रहा होता है। और इसी तरह से ये लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी समय तक अपना साम्राज्य नहीं चला पाते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन कौन से आए थे जो भारत में व्यापार कर थे, कौन कौन थे, तो यही सब थे। और इसका एक ट्रिक है याद करने का, जो मैं बताता हूँ कि इसे याद कैसे करेंगे। जितनी भी कंपनियां थी उनके नाम कैसे याद करेंगे, तो एक ट्रिक है जिससे हम पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र अड़ा और डैड फंसा के नाम जानते हैं। जैसे पुत्र सो गया पुर्तगाल, और अ से अंग्रेज, ड से डच, और डे से डेनिश, और फ से फ्रांस। इस तरह के जो ट्रिक आप यूज करेंगे तो याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि जो कंपनी आई थी यूरोप से, कौन कौन कंपनी थी, इसको याद कैसे करें। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा, इससे आप समझ सकेंगे कि कौन कौन कंपनी आ सकती है। पुत्र अड़ा पुर्तगाल, उसके बाद अंग्रेज, डेनिश, उसके बाद डच जो है, उसके बाद फ्रांस जो है। इस तरह की कंपनी जो आई थी भारत में, यह याद करने का एक ट्रिक है। तो आज हमने पुर्तगाली के बारे में और डच के बारे में देखा। अब हम जब आगे देखेंगे अंग्रेज, फ्रांस, डेनिश, इन सबको आगे कवर करेंगे कि कंपनी कैसे आती है और भारत में आने के बाद यह किस तरह से व्यापार अपना चलाते हैं, और आगे चल करके एक विकसित रूप में जो ब्रिटिश कंपनी है वह एक विकसित रूप लेती है। उसके साथ साथ वह भारत में अपना विस्तार करते हैं और आगे चल करके वह पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा अगले वीडियो आने तक इंतज़ार करिए, जल्द ही वह वीडियो आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखिए तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको आप रेफर भी करिए, तो आपका जीएस जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।